तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है सेंट्रल आइडिया। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस वीडियो में हम लोग दो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया के ऊपर बात करेंगे। अगर आप सिर्फ ये दो सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी फ़िलहाल हम लोग जिस सेंट्रल आइडिया के ऊपर बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसका नाम है कीपिंग क्वाइट, यानी कि चुप रहना। ठीक है ना। जिसके जो रचयिता हैं, जिसके जो पोएट हैं वो हैं पैब्लो नेरूदा। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग दो सेंट्रल आइडिया को देखने वाले हैं, जिसमें कि एक हमारे पास है कीपिंग क्वाइट और दूसरा इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप अगर ये दो सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हैं तो ये दोनों में से ही कोई एक आपसे पूछेगा या फिर दोनों ही आपके ऑप्शंस में दे देंगे। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से ये दोनों सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, देखिए पोएम में क्या कह रहा है। पोएम में कह रहा है कि द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूदा, यानी कि ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट ये पैब्लो नेरूदा के द्वारा कंपोज्ड है ना, रचित है। इट इज़ अ वेरी सिंपल पोएम। ये जो पोएम है ये बहुत ही आसान है, बहुत ही साधारण पोएम है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कि जो हमारे कवि हैं उनके अनुसार, टुडे आवर लाइफ इज़ हैस्टी। आजकल जो हमारा जीवन है, हमारा लाइफ है, वो बहुत ही हैस्टी हो चुका है। हैस्टी का मतलब जल्दबाजी है ना, जल्दबाजी भरा हमारा जीवन आजकल हो चुका है। एंड विदाउट डायरेक्शन, और दिशाहीन हो चुका है। ठीक है ना, तो इसमें जो कवि हैं वो क्या कहते हैं, जो पैब्लो नेरूदा जी हैं, ये कहते हैं कि जो हमारा आज का जो जीवन है वो काफ़ी जल्दबाजी भरा और बिना दिशा का हो चुका है। यानी कि हमारा जो जीवन है वो दिशाहीन हो चुका है। हमें नहीं पता कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, मतलब क्या है। आगे ज़रा देखिए, ही इज़ वरीड अबाउट वायलेंस, एनिमल ब्रूटैलिटी एंड द फेट ऑफ मैनुअल लेबर्स। इसका क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों। ही इज़ वरीड, वह चिंतित थे, है ना। ही इज़ वरीड या फिर वह चिंतित हैं, वह परेशान है। किसके बारे में, किसको लेकर के, तो वायोलेंस के बारे में। वायोलेंस का मतलब आप समझते हैं ना, वायोलेंस यानी कि होता है हिंसा को लेकर के वो चिंतित है। और किसको लेकर के चिंतित है, तो जो जानवर होते हैं उनके ऊपर क्रूरता दिखाई जाती है, क्रूरता की जाती है, जानवरों के प्रति जो क्रूरता है उसको लेकर के चिंतित हैं। और साथ ही साथ जो शारीरिक परिश्रम करने वाले जो मजदूर हैं उनके भाग्य को लेकर के, है ना। आ रही बात समझ में। तो जो पोएट हैं, हमारे जो कवि हैं, वो चिंतित हैं किसको लेकर के, वायोलेंस को लेकर के, है ना। जो हमारा वायलेंस होता है, जो हिंसा होता है, उसको लेकर के चिंतित हैं। जो पशुओं के ऊपर, जो एनिमल्स के ऊपर जो क्रूरता दिखाई जाती है उसको लेकर के, और साथ ही साथ जो हमारे श्रमिक होते हैं, जो मेहनत करते हैं, किस चीज़ से, शारीरिक मेहनत करते हैं, उनके भाग्य को लेकर के जो हमारे कवि हैं वो चिंतित हैं। आगे देखिए, He says that, जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं कि या फिर उनका मानना है कि we don't understand the purpose of life। we don't understand मतलब कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं समझ पा रहे हैं, the purpose of life, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। आ रही बात समझ में ना प्यारे बच्चों। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ।
कवि के अनुसार जो हमारा जीवन है वो काफ़ी जल्दबाजी भरा हो चुका है और बिना दिशा का हो चुका है। कवि जो है वो चिंतित है किसको लेकर के, वायलेंस को लेकर के, एनिमल ब्रूटैलिटी को लेकर के, और जो फेट ऑफ मैनुअल लेबर्स हैं उसको लेकर के। कवि कहते हैं हमारे कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है हम नहीं समझ पा रहे हैं। इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोएट सेज दैट, जो कवि हैं वो कहते हैं कि मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व, कि बहुत सारे समस्या जो है वो सॉल्व हो सकता है, हल हो सकता है इन अ वेरी इजी वे, बहुत ही आसान वे में, बहुत ही है ना, बहुत ही सरल तरीके से बहुत से प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सकता है बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म निरीक्षण के द्वारा, है ना। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। इंसान अपने अंदर झांक करके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, अपने अंदर कमियों को देख करके, अपने कमियों को ढूंढ करके। ये कवि का मानना है कि इंसान बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकता है। देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज़। देन वी कैन रिज्यूम का मतलब तब हम, रिज्यूम मतलब प्रारंभ कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं क्या, आवर एक्टिविटीज़, जो हमारे क्रियाकलाप हैं, जो हमारी दिनचर्या हैं, उनको हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि ये जो चैप्टर है हमारा, या फिर ये जो सेंट्रल आइडिया है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, यानी कि चुप रहना, इसमें मेन जो कवि हैं हमारे, जिनका नाम है पाब्लो नेरूदा, वो कहते हैं कि भैया आजकल का जो जीवन है वो काफ़ी जल्दबाजी भरा हुआ है ना। लोग जल्दी जल्दी में, उनको पता ही नहीं है कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है ना, वो मतलब उनका क्या डायरेक्शन है ना, लाइफ का क्या मतलब है, वो क्यों जन्म लिए हैं, कुछ नहीं जानते हैं। और साथ ही साथ वो इस बारे में भी चिंता है कि भैया जो पशुओं के साथ जो क्रूरता होती है, जो हिंसा है, और साथ ही साथ जो हमारे श्रमिक भाई होते हैं जो कि शारीरिक मेहनत करते हैं, उनको लेकर के भी कवि जो है चिंतित है कि भैया उनका भाग्य का क्या होगा। साथ ही साथ कवि ये कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और इस पोयम में ये भी कहते हैं कि बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसे कि सॉल्व किया जा सकता है बहुत ही आसानी से आत्मनिरीक्षण करके। तब हमारा जो एक्टिविटीज़ है उसको हम सही डायरेक्शन में, सही दिशा में क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है प्यार बच्चों। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं 4 नंबर कहीं नहीं गया है, ठीक है ना। दूसरा सेंट्रल आइडिया देखते हैं हम। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा अगला सेंट्रल आइडिया है जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि सौंदर्य की वस्तु, ठीक है ना। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की वस्तु, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। मैं आपको सिर्फ 2 ही कराऊंगा, इससे पहले मैंने करा दिया कीपिंग क्वाइट, और अब ये सेंट्रल आइडिया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। दोनों में से कोई आपको एक ज़रूर देखने को मिलेगा, या हो सकता है कि दोनों ही देखने को मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप पोयम पर ध्यान दीजिए कि लिखा क्या है। कह रहा है कि द पोयम ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ कंपोज्ड बाय जॉन किट्स, कि ये जो पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जॉन किट्स द्वारा रचित है। यानी कि इस पोयम की रचना जो है वो जॉन किट्स ने किया है, ठीक है। इन दिस पोयम द पोएट टेल्स अस, इस पोयम में, इस कविता में जो कवि है हमें बताता है कि दैट की द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। इस कविता में जो कवि है वो हमें बताता है कि जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं, जो सुंदर चीज़ें होती हैं, जो सौंदर्य चीज़ें होती हैं, वो सोर्स होती हैं, वो स्रोत होती हैं किस चीज़ का, एक बहुत बड़ी खुशी और खुशी का। यानी कि जो सुंदर चीज़ें होती हैं, जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं, वो बहुत बड़ी खुशी हो या फिर सिर्फ खुशी हो, उसका एक रीज़न होती है, उसका एक सोर्स होती है, उसका एक स्रोत होती हैं। क्या स्रोत होती हैं भाई?
ब्यूटीफुल थिंग्स, अच्छी वस्तुएं। देयरफॉर, इसलिए ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग, इसलिए जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, जो अच्छी वस्तुएं होती हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, आर वर्थ ट्रेजरिंग, संजो कर रखने वाली चीज़ें होती हैं। इसलिए जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो किस लिए होती हैं? संजो कर रखने के लिए होती हैं, सजा कर रखने के लिए होती हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। विथ द पासिंग ऑफ टाइम, टाइम के गुजरने के साथ, टाइम के गुजरने के साथ, विथ द पासिंग ऑफ टाइम, टाइम के गुजरने के साथ, स्वीट रिकलेक्शंस ऑफ ब्यूटी, यानी कि सौंदर्य की जो स्वीट यादें होती हैं, जो मीठी यादें होती हैं, है ना, टाइम गुजरने के साथ जो सौंदर्य की मीठी यादें होती हैं, है ना, स्वीट स्मृतियाँ जो होती हैं, वो बिकम मोर जॉयफुल, वो और ज़्यादा क्या करती हैं? और ज़्यादा वो जॉयफुल बनाती हैं, वो और ज़्यादा आनंदमय बनाती हैं। बात समझिए इस चीज़ को, क्या कह रहा है कवि? कह रहा है कि टाइम गुजरने के साथ जो सौंदर्य की जो मीठी यादें होती हैं वो और भी ज़्यादा जॉयफुल बनाती हैं, वो और भी ज़्यादा आनंदमय बनाती हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो खूबसूरत वस्तुएं हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं? प्रोवाइड करती हैं। क्या? एनर्जी और हैप्पीनेस, यानी कि एनर्जी, एनर्जी मतलब ताकत, शक्ति, ऊर्जा, और हैप्पीनेस मतलब खुशी, प्रसन्नता प्रोवाइड करती हैं। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी के जो कंपोज़र हैं वो जॉन किट्स हैं। इस पोयम में जो पोएट है वो हमें बताते हैं कि जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुशी या सिर्फ खुशी का कारण होती हैं, स्रोत होती हैं। इसलिए जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं, है ना, उन्हें हमें क्या करके रखना चाहिए? संजो करके रखना चाहिए, है ना। टाइम गुजरने के साथ साथ जो सौंदर्य का जो मीठा कलेक्शन होता है, जो यादें होती हैं, मीठी यादें होती हैं, वो हमें और ज़्यादा जॉयफुल बनाती हैं और ज़्यादा हमें प्रसन्नता क्या करती हैं? हमें और ज़्यादा खुशहाल बनाती हैं। ठीक है। ब्यूटीफुल थिंग्स, हमारे चारों तरफ जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, जो वस्तुएं हैं, वो हमें एनर्जी और हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं, प्रदान करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आपको ये दोनों सेंट्रल आइडिया समझ में आया होगा और वीडियो तो पसंद आया ही आया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th ग्रामर के 9 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये टॉपिक हमारे क्या क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा नरेशन, उसके बाद वॉइस, उसके बाद सिंथेसिस, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद सिंटैक्स, उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम और एंटोनिम के ऊपर, और साथ ही साथ हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करने वाले हैं। बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो की क्वालिटी को 720 कर लीजिए ताकि आपको वीडियो अच्छे क्वालिटी में मिले, और मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि मेरी वॉइस क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता ही चुका हूँ कि हम लोग आज टोटल 9 टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, और अगर आप ये 9 टॉपिक ठीक से देख लेते हैं, यानी कि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 या फिर आगे आने वाले किसी भी 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम हो क्लास 12th का, तो उसमें आप कम से कम 30 मार्क्स जो हैं इन टॉपिक से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ कमी देखे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमने अपना पहला टॉपिक ले लिया है जो कि है नरेशन, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसमें आपको प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है जिसको हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली। ठीक है, तो इस तरह से आपके पेपर में आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? ये है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। तो देखिए, हम लिखेंगे द डॉक्टर, सैड टू बदलेगा एडवाइज्ड में,
क्यों? क्योंकि डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर जो वाक्य है इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को एडवाइस किया जा रहा है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, और इम्परेटिव सेंटेंस में डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं टू का। तो टू का यूज़ हमने कर लिया। उसके बाद जो पहला लेटर होगा स्मॉल लेटर लेंगे, टेक मेडिसिन रेगुलरली। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको पेपर में करना होगा। दूसरा डायरेक्ट स्पीच है हमारे पास कि ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कि तुम कल क्या करते थे या फिर तुमने कल क्या किया। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तुमने कल क्या किया। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए अंदर वाला जो वाक्य है ये व्हाट से स्टार्ट है, यानी कि ये कहीं ना कहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और जब व्हाट से स्टार्ट होता है इन्वर्टेड कामा के भीतर वाला वाक्य तो हम क्या करते हैं, देखिए ही लिखेंगे, सैड टू हमारा चेंज होगा किस में, आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चन वर्ड को ही। तो व्हाट आ गया, क्वेश्चन वर्ड को लिखने के बाद हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट क्या होगा, यू के अकॉर्डिंग मी को बदलेंगे तो आएगा आई, और डिड हमारा चेंज होता है हैड में, तो आई हैड। उसके बाद क्या बचा, डू हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टेंस चेंज हो चुका है, तो डू का और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका डन, आई हैड डन। और यस्टरडे आपका द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, तो यस्टरडे का चेंज होगा किस में, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे, फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको नरेशन के कुछ नॉलेज होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं आप नरेशन समझा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ 8 या 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे कराना है, तो एक समय अंतराल में ही मुझे कराना पड़ेगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आपको ये आइडिया भी मिल जाए कि ग्रामर सेक्शन में हमसे कैसे कैसे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका ही सैड टू मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे। तो बच्चों दूसरा हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पेपर में आपको एक्टिव वॉइस दिया होगा या पैसिव वॉइस दिया होगा, आपको कहेगा कि अगर पेपर में आपको एक्टिव वॉइस देता है तो बोलेगा पैसिव वॉइस में चेंज करिए, और पैसिव वॉइस में देकर के बोलेगा कि एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करिए। तो देखिए जैसे हमारे पास एक एक्टिव वॉइस है, यू कैन सॉल्व इट, आप इसे हल कर सकते हैं। और दूसरा है डिड ही नॉट टेल यू, डिड ही नॉट टेल यू, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया। ठीक है, तो हिंदी से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर अर्थ नहीं समझ में भी आ रहा है, रूल आपको पता है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, यू कैन सॉल्व इट। तो जैसा हमारा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का होता है वैसा ही पैसिव वॉइस का भी होता है। पहले सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्ट से। तो इट का आप क्या बनाइए, सब्जेक्ट बनाइए इट, यू कैन सॉल्व इट, तो इट आपका आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। यू के साथ कैन है तो इट के साथ आएगा कैन बी। ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो सॉल्व का थर्ड फॉर्म होता है सॉल्व्ड। उसके बाद आप बाय लगाएंगे और यू का आपका ऑब्जेक्ट बनेगा यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। तो यू कैन सॉल्व इट का जो पैसिव वॉइस होगा बच्चों वो हो जाएगा इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यू। यहाँ पे आइए, इसका स्ट्रक्चर है कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो वो भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। डिड जो होता है हमारा वो वॉज या वेयर में बदलता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो आप सब्जेक्ट को उठा करके लाइए पैसिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मिलेगा एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से, ये रहा। तो यहाँ पे आएगा यू, लेकिन यू से पहले हमको लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। तो डिड का हमारा होता है वॉज या वेयर, तो यू के साथ आप वेयर लगाएंगे यहाँ पर, तो वेयर यू। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट था एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म टेल टोल्ड टोल्ड होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोल्ड, तो वेयर यू नॉट टोल्ड। उसके बाद आएगा आपका बाई, और बाई के बाद आपको क्या चाहिए,
सब ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट ये ही जो बनेगा हमारा, ही सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट बन करके जाएगा, ही का हो जाएगा हिम। क्वेश्चन मार्क ऊपर है तो नीचे भी आएगा क्वेश्चन मार्क। तो डिड ही नॉट टेल यू का जो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा वेयर यू नॉट टोल्ड बाई हिम। तो ये रहा हमारा बच्चों दूसरा टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कि हमारा तीसरा और चौथा टॉपिक क्या है। तीसरा टॉपिक है बच्चों हमारे पास सिंथेसिस और चौथा टॉपिक है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर बच्चों कि देखिए आपको एक या दो सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरा काम ये है बताना कि पेपर में यानी कि जो ग्रामर सेक्शन होता है क्लास 12th इंग्लिश का, उसमें किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं, कौन कौन सा टॉपिक होता है ग्रामर में, और आपको प्रश्न कैसे देखने को मिलेंगे और आप उसको कैसे करेंगे। मेरा ये एक तरह से इंटेंशन है आपको बताने का। ठीक है, और सिर्फ इतना ही तक पर्याप्त नहीं है, मैं अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियोस लेकर के आऊँगा और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें कराऊँगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कि सिंथेसिस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सिंथेसिस में आपके पास एक सेंटेंस दे देगा, जैसे यहाँ पर है कि अ यंग मैन केम टू आवर हाउस। एक यंग मैन हमारे घर आया और ही केम विथ हिज फादर, और वो अपने पिता के साथ आया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस हैं और हमें क्या करना है, इसको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, बदलना है। ठीक है, लेकिन याद रखिए एक का मतलब बीच में फुल स्टॉप नहीं आएगा। फुल स्टॉप आने का मतलब ये अलग सेंटेंस हो गया, ये अलग सेंटेंस हो गया। हमें क्या करना है, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है कि हमारे पास सिर्फ एक सेंटेंस बन जाए और उसका जो मीनिंग हो सेम यही मीनिंग हो। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एक यंग मैन जो है हमारे घर आया, फिर कह रहा है कि वह अपने पिता के साथ आया। तो अगर हम इसको कंबाइन करके लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए यंग मैन केम टू आवर हाउस विथ हिज फादर। हो गया बच्चों। अगर आप इसका अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ यही निकलेगा कि एक यंग मैन अपने पिताजी के साथ हमारे घर आया। तो ऊपर वाले का भी जो मतलब है नीचे वाले का भी सेम वही मतलब है। तो हमने क्या किया कि दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। तो आपको सिंथेसिस में ऐसा ही करना होगा। आगे बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि सी इज़ टू वीक टू पास द एग्जामिनेशन। हमारे पास एक सेंटेंस दे देगा और बिल्कुल इसमें दो अलग अलग वाक्य नहीं देगा, एक ही दे देगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, है ना, जिसका मतलब सेम होना चाहिए, उसका भी जो अर्थ हो बदले नहीं। जैसे अगर कोई सेंटेंस से पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो जब उसको बदलने के बाद जो दूसरा सेंटेंस मिलेगा वो भी पॉजिटिव सेंस ही दे, मतलब उसका भी अर्थ जो है वो पॉजिटिव ही निकले। आप समझ नहीं पा रहे होंगे बात को, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे सी इज़ टू वीक, है ना, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और देगा कि आपको ये जो चेंज करना है वो चेंज किस तरह से करना है, बिना उसके आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर देगा कि भैया आप इसको चेंज करिए, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ये चेंज करना है, दूसरे में रिमूव टू। जो आपके पास टू इस सेंटेंस में आया हुआ है इसको हटा करके हमें एक दूसरा सेंटेंस बनाना है जिसका मतलब सेम वही हो जो कि ये है। ठीक है, तो सी इज़ टू वीक, वह बहुत कमज़ोर है। टू पास द एग्ज़ामिनेशन को, परीक्षा को पास करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम इसका अर्थ निकालें तो वह बहुत ज़्यादा वीक है एग्ज़ाम को पास करने के लिए, है ना। तो अगर हम इसका दूसरा सेंस पकड़े बच्चों तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सी इज़ सो वीक, यानी कि वह इतनी कमज़ोर है दैट कि सी कैन नॉट
पास द एग्जामिनेशन, वह इतनी कमज़ोर है कि वह एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकती है। मतलब तो एक ही हुआ ना। देखिए ज़रा, तो हमारा काम है इस टू को हटाना। तो आप याद रखिएगा कि जब भी हम टू को हटाते हैं तो सी इज़, जब भी टू को हटाएंगे सो का यूज़ करेंगे। सी इज़ सो वीक, वह इतने वीक है दैट की सी कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन दैट की, है ना। सी इज़ सो वीक, वह इतनी वीक है कि वह, अच्छा की करने के बाद यहाँ पर आप कॉमा लगा सकते हैं कि वह एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसका भी मतलब वही होगा जो ऊपर वाले का है। सी इज़ टू वीक, वो बहुत कमज़ोर है टू पास द एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ाम को पास करने के लिए। और नीचे वाले का भी मतलब वही होगा कि वह इतनी वीक है कि वह एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकती है। तो सिंटैक्स नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आएगा बच्चों। और आपको यहाँ पर ब्रैकेट में ज़रूर देगा कि आपको जो बदलना है वो किस में बदलना है ना। कंपाउंड में बदलना है, कॉम्प्लेक्स में बदलना है, सिंपल में बदलना है कि टू को रिमूव करके बदलना है। ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चों। अगला जो टॉपिक हमारा वो सिंटैक्स का है। सिंटैक्स में क्या होता है, सिंटैक्स में एक सेंटेंस दे देता है और उसमें कुछ गड़बड़ होता है, उसको आपको पहचानना पड़ता है और पहचान करके उसको ठीक करके लिखना पड़ता है। जैसे कि आपके पास दो हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों कि कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो सिंटैक्स हो, सिंथेसिस हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक या दो सेंटेंस से आपका काम नहीं चलने वाला है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा कम से कम 20-25 सेंटेंसेस का। ठीक है ना, तब आप चीज़ें कर पाएंगे। मेरा मकसद ये है कि इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, करना कैसे है, समझ में आ रही है बात। चलिए, तो हमारे पास एक सेंटेंस है, द फिलोसोफर एंड द पोएट हैज़ कम, यानी कि फिलोसोफर और जो पोएट थे वे आ चुके हैं। फिलोसोफर और पोएट आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं ध्यान से बच्चों, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में तो दो लोग हैं। तो आप समझते होंगे कि सब्जेक्ट का जो रूप होता है वैसा ही हमारा वर्ब भी आता है। अगर सब्जेक्ट एक वचन का है तो वर्ब एक वचन का आएगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी, या फिर हेल्पिंग वर्ब भी क्या आना चाहिए, प्लूरल ही आना चाहिए। तो फिलोसोफर एक हो गया, पोएट दो हो गया। भाई दो लोगों के लिए यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, हैव आना चाहिए था। हैज़ गड़बड़ हो गया, तो हम यहाँ पर ठीक करके लिखेंगे इसको कि द फिलोसोफर एंड द पोएट हैव कम। ये हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, ही वेंट टू दिल्ली बाई अ ट्रेन। अच्छा, जब ए ट्रेन हम कहते हैं तो बताना क्या चाहते हैं। ए का यूज़ कब होता है, ए का यूज़ एक या फिर एक के लिए होता है। जब हम इस वाक्य को पढ़ रहे हैं कि वह दिल्ली गया है एक ट्रेन से, तो एक कहने का कोई औचित्य नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति किसी ट्रेन से जाता है, किसी गाड़ी से जाता है, तो उसके पीछे ए अगर हम लगा देते हैं तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाता है। क्योंकि हमको पता है, अगर माइंडली अगर हम सोचें, दिमाग थोड़ा सा लगाएं, तो हमको पता है कि अगर भाई कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो वो एक ही चीज़ से जाएगा, तो एक कहने की ज़रूरत क्या है, बात समझ में आ रही है। तो ए यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट है, ए नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा बच्चों वो हो जाएगा, ही वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। बात समझ में आई बच्चों। तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक सिंटैक्स कंप्लीट। सवाल पेपर में ऐसे ही आएगा। तो बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इडियम एंड फ्रेजेस का, हिंदी में बोलते हैं मुहावरा और लोकोक्तियाँ का। आप ये जानते हैं बच्चों कि जब भी एग्ज़ाम में इडियम या फ्रेजेस या फिर मुहावरा पूछता है तो आपको एक मुहावरा दे देगा
और आपको उसका अर्थ लिखना पड़ेगा और साथ ही साथ वाक्य में प्रयोग भी करना पड़ता है। जैसे हिंदी में होता है वैसा ही इंग्लिश में भी होता है। ईडियम और फ्रेजेस भी है ना, मुहावरा का ही अंग्रेजी में मतलब होता है ईडियम एंड फ्रेजेस। तो आपके पास दे देगा अ रेड लेटर डे, एक मुहावरा दे दिया। अब आप बताइए कि इसका मतलब क्या होगा। अ रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है कि एक खुशी का क्षण, है ना, यानी हम कह सकते हैं कि ए हैप्पी ओकेज़न, एक खुशी का क्षण या फिर एक खुशी वाला दिन। मैं अर्थ बता रहा हूँ आपको, है ना। ए रेड लेटर डे का अर्थ होगा, मीनिंग होगा बच्चों, का अर्थ होगा, मीनिंग होगा और ए हैप्पी ओकेज़न। ओकेज़न क्या होगा बच्चों, ए हैप्पी ओकेज़न और डे, और डे एक खुशहाल क्षण। ओकेज़न समझते हैं ना, समय, क्षण, या डे या दिन, ये मतलब होगा। और अगर मैं बात कहूँ बच्चों कि आप इसको ज़रा वाक्य में प्रयोग करिए, यानी इसका एक ऐसा सेंटेंस बताइए जिसमें अ रेड लेटर डे आ रहा हो, तो आप क्या कहेंगे। आप ये कहेंगे बच्चों कि जो हमारा 26 जनवरी है वो हमारा भारतीय इतिहास का एक कह सकते हैं खुशनुमा पल होता है ना। हमारे भारतीय इतिहास में एक खुशनुमा पल के बारे में दर्ज है। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि मैं अगर यहाँ पर वाक्य प्रयोग करूँ तो लिखूँगा मैं कि 26 जनवरी is a red letter day in our Indian history। क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में जो 26 जनवरी है वो क्या है, वो एक रेड लेटर डे है, यानी कि एक खुशनुमा दिन होता है। खुशनुमा दिन के नाम से और 26 जनवरी हमारे इंडियन हिस्ट्री में दर्ज है बच्चों। ठीक है, अगला जो है बोन ऑफ कंटेंशन। अच्छा, बोन मतलब अगर देखा जाए तो हड्डी होता है, और टेंशन का मतलब जब हड्डी में तनाव आ जाता है किसी के अंदर तो वो थोड़ा सा गर्मी में आ जाता है, और जब गर्मी में आ जाता है तो वही उसकी गर्मी जो है झगड़े का कारण बनती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है बच्चों झगड़े का कारण, यानी कि काज ऑफ क्वारल। काज ऑफ क्वारल आप कह सकते हैं यहाँ पर काज ऑफ क्वारल, यानी कि झगड़े का कारण। ठीक है ना, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े का कारण। और अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूँ तो कश्मीर को ले सकता हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो झगड़े का कारण है वो क्या है, कश्मीर है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करता हूँ बच्चे। तो हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैं इस मुहावरे को, इस ईडियम को एक सेंटेंस में फिट करने वाला हूँ। देखिए क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा बच्चों कि कश्मीर इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन। देखिए हमारा ये जो शब्द है, ये जो हमारा सेंटेंस है ये आ चुका है इसमें, ये जो इडियम है ये बेसिकली आ चुका है। बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कश्मीर इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि जो कश्मीर है हमारा वो भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े का कारण है। तो इस तरह से होता है इडियम और फ्रेजेस। एक इडियम दे देगा, आप उसका अर्थ बताइए, इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है, हिंदी का मतलब इसमें कुछ नहीं होता, यानी कि हिंदी में लिख करके चले आइएगा। तो बच्चों अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एंटोनिम एंड सिनोनिम।
ठीक है, आपको पता है कि आपके ग्रामर सेक्शन में एंटोनिम और सिनोनिम भी पूछा जाता है। ठीक है, और एंटोनिम का मतलब जानते हैं उल्टा, सिनोनिम मतलब सीधा, है ना, समानार्थी, और एंटोनिम मतलब विलोम शब्द होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ वर्ड दिया गया है, कन्फेस दिया है, हम्बल दिया है, ट्रायम्फ दिया है, तो अब इसका एंटोनिम लिखना है आपको, यानी कि आपको उल्टा लिखना है। तो देखिए कन्फेस का मतलब क्या होता है? कन्फेस का मतलब होता है स्वीकृति देना, स्वीकृति देना, यानी किसी चीज़ में हामी भरना, कन्फेस का मतलब। तो हामी भरना का उल्टा क्या हो जाएगा? मना करना, यानी कि डिनाई। मना करना मतलब डिनाई, क्या करना? डिनाई करना, यानी कि मना कर देना। हम्बल का मतलब क्या होता है? हम्बल का मतलब होता है विनम्र। क्या होता है? विनम्र। तो विनम्र का उल्टा की अगर हम बात करें तो घमंड। घमंड मतलब प्राउड, PROUD, प्राउड। ठीक है। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रायम्फ का मतलब होता है किसी चीज़ में जीत हासिल करना, है ना, किसी चीज़ पर विजय पा जाना। तो इसका उल्टा क्या होगा? हार जाना। हार जाना का मतलब क्या हुआ? फेल हो जाना, फेलियर, फेलियर, है ना, क्या हो गया? फेलियर। तो ट्रायम्फ का जो एंटोनिम होगा, जो विलोम शब्द हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाएगा। ठीक है। ये कौन से वर्ड्स हैं? ये जो भी वर्ड्स हैं इनका लिखना क्या है? सिनोनिम लिखना है। सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द, समान अर्थ रखने वाले शब्द। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, सुंदर मतलब चार्मिंग, हैंडसम, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं एक वर्ड लिखूंगा यहाँ पर, चार्मिंग, चार्मिंग। ठीक है बच्चों। एरर का मतलब क्या होता है? एरर मतलब होता है बच्चों गलती, गलती मतलब मिस्टेक। तो आप यहाँ पर मिस्टेक लिख सकते हैं, मिस्टेक। स्ट्रगल मतलब क्या होता है? स्ट्रगल का मतलब ये होता है परिश्रम करना। स्ट्रगल मतलब किसी चीज़ से लड़ना, है ना। इसका सिनोनिम हो जाएगा एफर्ट, एफर्ट, है ना। लोग कहते हैं ना कि यार वो बहुत एफर्ट कर रहा है, यानी कि वो अपने हालात से बहुत ज़्यादा लड़ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो ये हो जाएगा एफर्ट। तो जो आपका जो टॉपिक था सिनोनिम और एंटोनिम, कुछ इस तरह से आपके पेपर में आता है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों अगला और इस वीडियो का लास्ट जो टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका कुछ मतलब निकलेगा, आप उसी सेम चीज़ को एक वर्ड में लिख दीजिए। क्या मतलब हुआ? वन हु हैज़ इन्फिनिटी पावर, ऐसा चीज़, एक ऐसी चीज़ जिसके पास इतनी पावर जिसकी गणना ना की जा सके। इनफाइनाइट पावर, ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, क्या बोलते हैं? अलमाइटी बोलते हैं उसको। बात समझ आ रही है ना। एक ऐसा जो सर्वशक्तिमान हो, एक ऐसा जो जिसके पास पावर, इतनी ज़्यादा पावर हो जिसकी गणना ना की जा सके। इन्फिनिटी पावर हो, सर्वशक्तिमान, अलमाइटी कह सकते हैं। एक ऐसा पर्सन जिसके पास लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा अनुभव हो, लंबा अनुभव हो, क्या कहते हैं? अनुभवी कहते हैं, अनुभवी। बात समझ आ रही है? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए, वन हु हैज़ इन्फिनिटी पावर, इनफाइनाइट पावर, एक ऐसा जिसके पास इतनी ज़्यादा पावर है जिसकी गणना ना की जा सके, इसे बोलते हैं सर्वशक्तिमान, अलमाइटी। क्या हो जाएगा बच्चों? अलमाइटी। और एक ऐसा पर्सन जिसके पास लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, उसको कहेंगे बच्चों वेटेरन। क्या कहेंगे? वेटेरन कहेंगे, वेटेरन, वेटेरन, यानी कि अनुभवी, अनुभवी। बात समझ में आई बच्चों? तो एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत ही लंबा अनुभव हो उसे बोलेंगे वेटेरन, और एक ऐसी चीज़ जिसके पास इन्फिनिटी पावर हो उसको बोलेंगे अलमाइटी, यानी कि सर्वशक्तिमान। तो इस प्रकार से बच्चों आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न। कि इस वीडियो में मैं सॉल्व कराने वाला हूँ पूरे बुक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है इंग्लिश का, उसको। अगर आप क्लास 12th में हैं और 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, पूरे बुक का जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको वो कराऊंगा, और साथ ही साथ उसका सल्यूशन भी मैं आपको दूंगा।
लेकिन एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं यहाँ पर हिंदी का अर्थ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बना दूँगा। जैसे चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और उसका जो हिंदी में अनुवाद होता है, आंसर होता है, आंसर का हिंदी में अनुवाद होता है। माफ़ करिएगा, अभी फ़िलहाल इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये इतनी सारी चीज़ें करा सकूँ। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस आंसर, फिर वो चाहे प्रोज के हों या फिर सप्लीमेंट्री के हों, है ना, इसके क्वेश्चंस आंसर मैं आपको कराने वाला हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होते रहते हैं, है ना। और आप हमारे वीडियोस को भी लाइक कर दीजिएगा। और मैं फिर एक बार कह देता हूँ, क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ उसका जो भी आंसर होगा मैं क्वेश्चन के साथ स्क्रीनशॉट लगाते चलूँगा, मतलब क्वेश्चन के साथ आंसर लगाते चलूँगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये सारे क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ आप उसको तैयार कर लीजिएगा। मैं लिख देता हूँ कि आपके पेपर में फंसना ही फंसना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वो बच्चों देखिए, जो फर्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इंग्लिश का एक क्वेश्चन है, वो है व्हाट डिड हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 4 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। अथवा करके है व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू द ट्रेन डगलस। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं आपके स्क्रीन पर लगा देता हूं, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप। व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप। स्टूडेंट, हिंदी में अभी नहीं बता सकता हूं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, टाइमिंग की प्रॉब्लम है। अथवा करके हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला सवाल है हमारे पास बच्चों, व्हाई डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, व्हाट हैपेंड विथ द स्ट्रेंजर एट द Iron Master's house? How was he treated by Edla Wilmanson? What happened with the stranger at the Iron Master's house? How was he treated by Edla Wilmanson? ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। How did Dr. Sadao operate the white man? How did Dr. Sadao operate the white man? Or what wonders did the author realize when he reached Antarctica? What wonders did the author realize when he reached Antarctica? अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, How did the king save his throne? How did the king save his throne? अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास, What did Sam write in his letter to Charlie? What did Sam write in his letter to Charlie? ठीक है प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखिए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। Who was the psychiatrist? What did he say about the thought level? Who was the psychiatrist? What did he say about the thought level? How did Dr. Sadao save the life of the American was prisoner? How did his wife Hannah help him in the act? ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे सवाल। प्यारे बच्चों, मैं ये जो क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ ये पूरी बुक का है ना, और ये लगभग 30 नंबर के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके पूरे बुक में। लिटरेचर से जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं बच्चों, सिर्फ प्रोज और सप्लीमेंट्री को मिला करके 30 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे
हमारे पास जो सवाल है यहाँ पे देखिए, 2 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, और 1 नंबर और 1 क्वेश्चन का सही आंसर लिखने पर आपको 4 नंबर मिलने वाला है। 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं और 8 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सवाल देखिए, हु वॉज मुकेश एंड वॉट वॉज हिज एम्बिशन। हु वॉज मुकेश एंड वॉट वॉज हिज एम्बिशन। और करके पूछेगा क्वेश्चन आपसे प्यारे बच्चों, हाउ डीप वॉज द पूल, व्हाट वॉज देयर इनसाइड द वाटर। हाउ डीप वॉज द पूल, व्हाट वॉज देयर इनसाइड द वाटर। स्टूडेंट, क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आंसर का जो क्लिप है वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप उसको देख करके लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। अगला सवाल देखिए, व्हाट डिड हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। व्हाट डिड हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। ये दूसरी बार हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न है कि हु वॉज द red trap seller। हु वॉज द red trap seller, हाउ डिड ही मेक देम, है ना। आगे देखिए, 8 नंबर का ये हो गया। 7 नंबर का ये सवाल आने वाला है प्यारे बच्चों, जिसमें से आपको कोई एक लिखना पड़ेगा। एक का आंसर कितने वर्ड्स में, 80 वर्ड्स में, ठीक है। तो देखिए, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण। हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द problems of farmers। Why did Rajkumar Shukla invite Gandhi ji to Champaran? How did Gandhi ji solve the problems of farmers? ठीक है। अगला सवाल प्यारे बच्चों, How is Mukesh different from the other bangle maker of Firozabad? How is Mukesh different from the other bangle makers of फिरोज़ाबाद, ठीक है ना। ये आपके 7 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्यारे बच्चों फिर 8 नंबर के प्रश्न, ठीक है। ये देखिए, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ क्वेश्चन नंबर कितना है, यहाँ पे 11 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 40 वर्ड्स में देना है और 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, जिसमें से कि आपको 8 नंबर यहाँ पर भी मिलने वाले हैं। टोटल आप काउंट कर सकते हैं 30 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, प्रोज और सप्लीमेंट्री का मिला करके, ठीक है। सवाल पढ़िए, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। और करके, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। What did Sam write in his letter to Charlie? अगला सवाल प्यारे बच्चों, Who was Geoff Green? Geoff Green, what did he offer to the students? Who was Geoff Green? What did he offer to the students? और वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, Who was Charlie? है ना, हुआ चार्ली है यहाँ पे। वाई वॉज जैक वरीड अबाउट हर। हुआज चार्ली, वाई वॉज जैक वरीड अबाउट हर, ठीक है। अब आप नीचे जब जाएंगे प्यारे बच्चों तो आपको 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है। ज़रा पढ़िए, यहाँ पर किसी एक का आंसर देना है आपको 80 वर्ड्स में। 7 नंबर है आपके पास। हु वॉज डॉक्टर सेडाओ, हाउ डिड ही मेट हैना एंड मैरिड टू हर। शायद दूसरी बार ये सवाल हमारे सामने आया है। What type of garden does Mr. Lamb have? Why does he like it? What type of garden does Mr. Lamb have? Why does he like it? ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास कि whom did Mr. Hamel blame for the ignorance in studies and why? Whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why? Important question है, 4 नंबर आपको इसका मिलने वाला है प्यारे बच्चों। What was the importance of garbage for children in सीमापुर? What was the importance of garbage for children in सीमापुरी? अगला सवाल प्यारे बच्चों देखिए, अगला सवाल आपके पास होने वाला है यहाँ पे कि what did the instructor do to train Douglas? What did the instructor do to train Douglas? शायद दूसरी बार सवाल ही हमारे सामने आ रहा है। और करके आपके पास सवाल पूछा गया है यहाँ पे, what Christmas present did Edla Wilmanson receive from the peddler? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिख रहा होगा प्यारे बच्चों कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण।
What did Gandhiji do for Champaran? What did Douglas decide to overcome his fear of water? What did Douglas decide to overcome his fear of water? अगर मैं आगे बढ़ूँ प्यारे बच्चों तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आप, What is there on Antarctica? What is there on Antarctica? How is silence interrupted there sometimes? What is there on Antarctica? How is silence interrupted there sometimes? अगला क्वेश्चन हमारे पास कि who was the wizard? How did he use to do magic? ठीक है, हाउ डिड ही यूज टू डू मैजिक। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इसी तरह के सवाल आपकी पेपर में दिखने वाले हैं। इस वीडियो को आप हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये 30 नंबर आपका जा सकता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका 30 नंबर कहीं नहीं गया है। चलिए सवाल है हमारे पास कि what is the reason that M. Hamel declared that the lesson which he was going to teach on that fateful day was to be the last lesson? ठीक है, इसका आंसर मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। अगला सवाल हमारे पास है, what made the peddler think that he had indeed fallen into the rat trap? What made the peddler think that he had indeed fallen into the rat trap? इसका आंसर मैं लगा दे रहा हूँ। अगला जो सवाल है बच्चों वो है कि what explanation does the author offer for the children not wearing footwear? What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? अगला सवाल हमारे पास है बच्चों, what prompted Gandhiji to urge the departure of the British? What prompted Gandhiji to urge the departure of the British? ठीक है, अगला सवाल आप देखिए। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास कि on what ground did the English owners of indigo plantation demand compensation from the sharecroppers? अगला प्रश्न हमारे पास बच्चों कि how did the incident at the YMCA pool affect Douglas? How did the incident at the YMCA pool affect Douglas? ठीक है, अगला सवाल की तरफ अगर हम बढ़ें प्यारे बच्चों तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, What did the psychiatrist friend of Charlie tell him when Charlie told him about the third level at Grand Central Station? अगला सवाल हमारे पास है कि how did the Maharaja in the story the Tiger King eventually kill the 100th tiger? How did the Maharaja in the story the Tiger King eventually kill the 100th tiger? ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है बच्चों कि trace the background of the story the enemy and how it created difficulties for Dr. Sadao Hockey and his wife. ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास बच्चों इसी में है कि how does Jack end his latest story about Roger Skunk है ना disagreeing with his daughter Jo's preferred ending? What do you think is the reason why Jack preferred one of the two endings? सवाल है मेरे पास प्यारे बच्चों, What did M. Hamel say about the language and its important? तीसरी बार सवाल ये हमारे सामने आता हुआ। ठीक है, अगला सवाल मैं अगर आपको दिखाऊं बच्चों तो ये है Who was the rat trap seller? How did he make them?
हु वॉज द लेटर सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। शायद दूसरी बार हमारे सामने ये सवाल आता हुआ प्यारे बच्चों। अगला सवाल, व्हाट वॉज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। दूसरी या तीसरे बार हमारे सामने ये सवाल आता हुआ। अगला सवाल अगर हम बढ़ें आगे की तरफ तो प्यारे बच्चों ये है व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। हमारे पास दूसरी या तीसरे बार हमारे सामने ये सवाल आता हुआ। अगर हम आगे बढ़ें और हम अपने 7 नंबर वाले सवाल पर चले प्यारे बच्चों, तो ये देखिए ज़रा क्या है। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। दूसरी या तीसरे बार हमारे सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में आपको कराने वाला हूँ बच्चे, और करा रहा हूँ। इतना सवाल आपको करके जाना ही जाना है। अगला सवाल की तरफ अगर हम बढ़े बच्चों, तो ये है हमारा कि डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ। Describe Douglas struggle at the pool. What did he do to save his life। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े बच्चों और हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, जो कि आपका 4-4-8 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए कि हमारा इम्पोर्टेंट सवाल क्या है। Who was Hannah? How did she meet Shadow? Who was Hannah? हाउ डिड सी मीट सैडाओ। और करके आपके पास जो दूसरा सवाल है बच्चों ये है, हु वॉज द टाइगर किंग एंड हाउ वॉज ही नेम्ड सो। हु वॉज द टाइगर किंग एंड हाउ वॉज ही नेम्ड सो। अगला अगर हम सवाल की तरफ आगे बढ़े प्यारे बच्चों, ये है हमारा व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। What did Sam write in his letter to Charlie। तीसरी बार हमारे सामने ये सवाल आता हुआ। और करके जो हमारा सवाल है प्यारे बच्चों ये है, How did the author reach Antarctica। तीसरी बार ये सवाल हमारे सामने आ रहा है, How did the author reach Antarctica। आगे अगर हम बड़े प्यारे बच्चों, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपसे 7 नंबर में पूछा जाएगा। What was the student on ice program, what was its aim। What was the students on ice program, what was its aim। अगर मैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करूँ प्यारे बच्चों, तो ये है What was the third level, how was it described by psychiatrist Sam। What was the third level, how was it described by psychiatrist Sam। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये टोटल कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चंस प्यारे बच्चों यहाँ पर पूरा होता हुआ। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो हमारा क्लास 12 की इंग्लिश है, इस पूरी इंग्लिश की बुक यानी कि प्रोज और सप्लीमेंट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। और ये टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, और अगर ये 50 क्वेश्चंस आप करके चले जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं बच्चों कि 30 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। जी हाँ, 30 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। यही सारे के सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेशंस में आते रहते हैं। आप कुछ पढ़िए या न पढ़िए, लेकिन ये 30 नंबर के जो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि पूरी बुक से है, आप इन सारे क्वेश्चंस को करके चले जाइएगा। और अच्छी बात यह है कि मैंने आपको न सिर्फ क्वेश्चंस को दर्शन कराए हैं, बल्कि क्वेश्चंस के साथ साथ जो आंसर है, हमने आंसर को भी क्या कर दिया था, हमने आंसर को भी उसके साथ कंपाइल कर दिया था, है ना। आंसर भी आपके सामने हमने रखे हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर आ रहा होगा प्यारे बच्चों। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर राइटिंग के ऊपर। ठीक है, आप ये कल्पना कीजिए कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पर एक लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी में किताब की बहुत कमी हो रही है। तो अब आपको देखिए उस लाइब्रेरी में किताबें हैं, लेकिन बहुत पुरानी किताबें हैं। जो नए संस्करण के जो किताबें हैं, जो नई छप रही हैं, उस किताबों की बहुत भारी कमी है। तो अब आप अभी फ़िलहाल जो समय चल रहा है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई नॉलेज लेना है, तो ऐसी कोई भी किताबें नहीं है उस लाइब्रेरी में जिससे कि आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकें, अपग्रेड कर सकें। तो अब आपको क्या करना है कि उस स्कूल या फिर उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनको एक लेटर लिखना है, उनको एक पत्र लिखना है कि भाई हमारे लाइब्रेरी में हमने ये अनुभव किया है कि किताबों की बहुत भारी कमी हो रही है, और
आप इसका जल्द से जल्द विस्तारण करें, इसके बारे में आपको एक पत्र लिखना है। तो अगर आप क्लास 12th में हैं और यूपी बोर्ड 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको पेपर में कैसे लेटर को लिखना है ताकि आपका एक नंबर भी न कटे। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। तो प्रश्न हमारे सामने कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है टू कंप्लेन अगेंस्ट द स्टोरेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। आपकी कॉलेज लाइब्रेरी के आपकी जो कॉलेज में जो लाइब्रेरी है उसमें बुक की भारी कमी है, इसके विरोध में आपको एक कंप्लेन लिखना है। किसको लिखना है? अपने प्रिंसिपल को लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपका जो नाम है वो लिख लेंगे, अविनाश बलिया, है ना। आप जहाँ के रहने वाले हैं अपने नाम के साथ जहाँ के रहने वाले हैं उसको आप एड्रेस वहाँ पे चिपका देंगे। डेट लिखेंगे। उसके बाद भाई आप जानते हैं कि सेंडर का एड्रेस सबसे पहले रहता है, सेंडर का एड्रेस या फिर सेंडर का नाम वो सबसे पहले आप लिखेंगे। उसके बाद आपको डेट लिखना है 7 अप्रैल 2000 जो भी है। और उसके बाद रिसीवर कौन है उसका नाम रहेगा, या फिर रिसीवर कौन है? द प्रिंसिपल। कहाँ का प्रिंसिपल? श्यामा तिवारी पीजी कॉलेज। यहाँ पर कोई भी आप कॉलेज का नाम अपना डाल सकते हैं, ठीक है ना। जो आपका रिसीवर है उसका नाम लेना है ना, या फिर उसकी पदवी वगैरह जो भी है। सब्जेक्ट क्या है आपका, विषय क्या है? तो स्टोरेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज लाइब्रेरी में जो बुक की जो कमी है उससे रिलेटेड वो हमारा विषय है, ठीक है। कैसे लिखेंगे? रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, है ना। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। मैं आपकी कॉलेज का एक विद्यार्थी हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द लाइब्रेरी। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, यानी कि मैं जो आपका ध्यान है, आपका जो ध्यान है मैं लाइब्रेरी की तरफ, जो कॉलेज में जो लाइब्रेरी है उसकी तरफ खींचना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका जो ध्यान है उसको खींचना चाहता हूँ। किधर? लाइब्रेरी की तरफ, ठीक है। द नंबर ऑफ बुक्स केप्ट इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो किताबें रखी गई हैं उनकी जो संख्या है इज़ इनसफिशिएंट, वो अपर्याप्त है, ठीक है। यानी कि मैं आपके कॉलेज का स्टूडेंट हूं और मैं आपका ध्यान लाइब्रेरी की तरफ खींचना चाहता हूं कि जो लाइब्रेरी में रखी गई किताबों की जो संख्या है वो इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। सो वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग स्टोरेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज लाइब्रेरी में जो लेटेस्ट एडिशन की जो बुक्स हैं, यानी कि नए संस्करण की जो किताबें हैं उनमें कमी है, ये हमने एक्सपीरियंस किया है। हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जो कॉलेज में लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में जो नए संस्करण की जो किताबें हैं जो नई नई छप रही हैं अब, उसमें भारी कमी है। हमने ये अनुभव किया है, हम ये एक्सपीरियंसिंग कर रहे हैं ना, अनुभव कर रहे हैं, ये हम कहेंगे। इट वुड बी रियली ग्रेट इफ़ देयर वुड बी इनफ बुक्स इन लाइब्रेरी। इट वुड बी रियली ग्रेट, ये बहुत अच्छा होगा, है ना, अगर देयर वुड बी इनफ बुक्स, अगर लाइब्रेरी में पर्याप्त किताबें हो। ये बहुत सही होगा हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा होगा कि अगर लाइब्रेरी में पर्याप्त किताबें हों। सो वी कैन अपग्रेड आवर नॉलेज, है ना, इसलिए हम अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकें, बढ़ा सकें। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, इस मैटर के रिगार्डिंग, इस मैटर से रिलेटेड, है ना, आपका जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव हो, हम इसके तरफ देखेंगे कि इस मैटर से रिलेटेड, है ना, इस मैटर के रिगार्डिंग के संबंधित, इस मैटर से, इस बात से संबंधित जो आपका व्यू है, जो आपका थॉट है वो पॉजिटिव रहे, यानी कि आप उस लाइब्रेरी में नए संस्करण की किताबें रखवा दें, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये उम्मीद रहेगा कि आप ऐसा करेंगे। तो आप समझ पाए हैं बच्चों कि हमें कैसे लिखना है। तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, मैं आपके कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मैं आपका ध्यान आपके जो लाइब्रेरी है हमारे कॉलेज में उसकी तरफ खींचना चाहता हूँ कि जो नंबर है बुक्स की जो लाइब्रेरी पर रखी गई हैं वो इनसफिशिएंट है। इसलिए हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जो लेटेस्ट एडिशन की जो बुक्स हैं वो काफ़ी कम हैं, यानी कि नहीं के बराबर हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर वहाँ पर इनफ बुक्स लाइब्रेरी में हो, इसलिए हम अपना, ताकि सो
सो दैट यहाँ पे लिख देंगे तो ये सही रहेगा, सो दैट वी कैन अपग्रेड आवर नॉलेज, इस ताकि हम लोग अपना नॉलेज को बढ़ा सकें, है ना। हम लोग देखेंगे आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स को इस मैटर से संबंधित आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहे उस और हमारा ध्यान रहेगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा कि हम लोग लेटर राइटिंग कैसे करते हैं। तो बात करने वाले हैं एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेटर राइटिंग के ऊपर, ठीक है। इमेजिन करिए कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ के आसपास के लोग जो हैं आपके रिहायशी इलाके में सड़क पे और जो आपके आसपास कोई पार्क वगैरह है तो वहाँ पर ला करके जूठ वगैरह कूड़े कटकट वगैरह जो है ला करके फेंकते हैं और वो लोग काफ़ी गंदगी मचा करके रखे हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको एक पत्र लिखना है। पत्र किसको लिखना है? तो पत्र आपको लिखना है आपके शहर के जो मेयर है उन्हें पत्र लिखना है कि भाई हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं वो जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर पूरा का पूरा एकदम कबाड़ खाना फैला करके रखे हुए हैं, यानी कि गंदगी ला करके फेंकते हैं और वो जो कुछ भी ला करके फेंकते हैं तो हमारे आसपास के जितने भी जानवर हैं, गली में चरने वाले गाय हो गए या फिर कोई भी जानवर जो है वो आते हैं और आने के बाद उनके द्वारा फेंका गया जो कूड़ा करकट होता है, प्लास्टिक में जो जूठ वगैरह होता है उसको खा जाते हैं और खाने के बाद वो मर जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आप इसको फील कर सकते हैं कि आप जहाँ पर रहते हैं वो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। तो अब आपको मेयर को एक पत्र लिखना है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपसे पूछेगा कि राइट अ लेटर टू द मेयर अबाउट इशू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का मतलब ये होता है कि जो ठोस पदार्थ हैं, जो कूड़े कबाड़े हैं या फिर जो खाना होता है रात का सुबह बच जाता है लोग प्लास्टिक में करके फेंक देते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं उसका निस्तारण करने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए आपको जो मेयर साहब हैं उनको एक पत्र लिखना है। इशू क्या है? इशू है कि जो सॉलिड वेस्ट हैं उसके निस्तारण के लिए आपको मेयर को एक पत्र लिखना है। तरीका क्या होता है? सबसे पहले सेंडर एड्रेस, भेज कौन रहा है ना, तो गोविंदपुर का कोई होगा शख्स, है ना, जिसका नाम आप यहाँ पर देख लीजिए अशोक, ठीक है, ये भेज रहे हैं, प्रयागराज गोविंदपुर का ये निवासी हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, लिखने के बाद डेट देना है आपको, जैसे 13 अप्रैल 2020 जो भी होगा वो आपको लिख देना। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको जहाँ पर भेजना है जो रिसीवर है उसको लिखना है। तो द मेयर ऑफ कॉरपोरेशन, है ना, मेयर को आपको पत्र लिख करके भेजना है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे मेयर ऑफ कॉरपोरेशन, ठीक है। सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका? सब्जेक्ट आपका जो विषय है वो है अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो ठोस पदार्थ हैं उनके निस्तारण के बारे में आपने एक पत्र लिखा है, ये आपका सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग कैसे करेंगे? डियर सर या आप रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं। आई एम अशोक, मैं अशोक हूँ, एक रेसिडेंट ऑफ गोविंदपुर प्रयागराज। मैं अशोक हूँ, गोविंदपुर प्रयागराज का निवासी, ठीक। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ टू यू, आपको, अबाउट इशू एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, है ना। किसके बारे में इशू है? तो एक इशू है, एक प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम है? तो सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल का, यानी कि जो हमारे घर के आसपास जो कूड़े करकट हैं, है ना, जो रोड पे हैं, है ना, पार्किंग एरिया में हैं, कहीं पर भी हैं, तो उसके निस्तारण के लिए ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। पीपल इन आवर सोसाइटी हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेज। पीपल इन आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं, हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेज, कूड़े करकट फेंक रहे हैं। हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं क्या कर रहे हैं? कूड़े करकट फेंक रहे हैं। कहाँ फेंक रहे हैं? ऑन द रोड्स पर, एंड सोसाइटी पार्क, और जो सोसाइटी पार्क जो खाली जगह है वहाँ पर कूड़े करकट फेंक रहे हैं। कौन? सोसाइटी के लोग। मेनी एनिमल्स लाइक काउज, बहुत से जानवर जैसे गाय, कुत्ते और भी अदर दूसरे जो स्ट्रीट्स एनिमल है, जो गली के जो जानवर हैं, वो क्या करते हैं? ईट दीज प्लास्टिक, इसके जो प्लास्टिक है वो खाते हैं, एंड डाई, और मर जाते हैं, ठीक है।
द सैनिटेशन वर्कर्स यानी जो सफाई कर्मी हैं, जो साफ सुथरा करने वाले लोग हैं, डू नॉट डू देयर ड्यूटी प्रॉपरली, वो अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को ठीक ढंग से, सही ढंग से नहीं करते हैं। आई वॉन्ट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहता हूँ। आई शैल बी ईगरली वेटिंग, मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करता रहूँगा। फॉर द एक्शन टू बी टेकन, जो एक्शन लिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर आप लिख देंगे योर फैथफुली, आपका विश्वासी या फिर आपका विश्वसनीय अशोक। ठीक है, आप यहाँ पर नाम लिख करके XYZ लिखेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अशोक हूँ, गोविंदपुर प्रयागराज का रहने वाला। मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ किसके बारे में, एक इशू है। कैसा इशू है, तो सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल, निस्तारण करने के लिए, कि जो लोग हैं हमारे सोसाइटी में वो फेंक रहे हैं गार्बेज, कूड़ा करकट रोड पर और सोसाइटी पार्क में। बहुत से जानवर हैं, जैसे गाय हो गए, कुत्ते हो गए, और भी अदर जो स्टेट्स एनिमल्स हैं, जो गली के जो जानवर हैं, वो इन सारी चीज़ों को खाते हैं और खाने के बाद मर जाते हैं। सफाई कर्मी जो है वो भी अपने ड्यूटी को सही ढंग से नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ एक तत्काल एक्शन लिया जाए, है ना। मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करूँगा कि एक्शन कब लिया जा रहा है। तो ये हो गया आपका प्यारे बच्चों लेटर राइटिंग। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेटर लिया हुआ है जो कि हर साल किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछ देता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास सवाल कैसे पूछेगा, सवाल आपसे पूछेगा कि राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। आपके लोकेलिटी में इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है ना, यानी कि जो विद्युत आपूर्ति है वो क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, वो बार बार उसकी कटौती की जा रही है। आपकी लोकेलिटी में आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आपकी जो रेसिडेंट है, जहाँ पर आप रहते हैं, आपकी लोकेलिटी जो है उसमें विद्युत आपूर्ति जो है ना, इलेक्ट्रिक जो है आपका, है ना, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो बार बार कटौती की जा रही है। तो उसकी कंप्लेनिंग करने के लिए, उसके बारे में कंप्लेन करने के लिए आपको डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो आपका जिला अधिकारी है, उसे एक लेटर लिखना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो जिला अधिकारी है तो आपके सगी संबंधी में तो आएगा नहीं, है कि नहीं। तो ये आपका लेटर है, फॉर्मल लेटर राइटिंग। ठीक है, तो आपके रेसिडेंट में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो बार बार कटौती की जा रही है, लाइट ठीक से नहीं आ रही है, तो आपको डीएम को एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो लेटर लिखने का तरीका क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले जो सेंडर होता है, जो भेजने वाला होता है, वो अपना पता और साथ में अपना नाम लिखता है। जैसे सुंदरवन कॉलोनी प्रयागराज। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, एड्रेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, XYZ आपका जो मन करे आप वो लिख लीजिएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं तो उस शहर का नाम और आपकी जगह का नाम वो आप मेंशन करेंगे, सेंडर का एड्रेस। ठीक, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है। लिखने के बाद आपकी जो कॉपी आपके पास होगी, सबसे पहले आप जो भेजने वाले हैं आपका पता रहेगा, फिर एक लाइन छोड़ करके आपका मतलब जिस डेट को आप भेज रहे हैं, ठीक है ना, नीचे डेट रहेगा, जैसे यहाँ पर 4 मार्च 2000, जो भी आप यहाँ पर है ना, XX ऐसे हो गया। डेट भी आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, डेट भी आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन छोड़ने के बाद। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं प्यारे बच्चों, डेट आप ऐसे मत लिखिएगा, है ना, 5/4/2024 ऐसे कुछ नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आप ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं 5/04/2024 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सबसे सही तरीका है कि आप 4 मार्च लिख दीजिए और कॉमा करने के बाद जो आपका ईयर है, जो आपका सन है, उसको आप लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा, डेट लिखने के बाद अब आप रिसीवर कौन है, पत्र आपका रिसीव कौन करेगा, उसको लिखना है। तो भाई हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिख रहे हैं। कहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो प्रयागराज के। सब्जेक्ट क्या है, मुद्दा क्या है, ठीक है ना, विषय क्या है आपके पत्र लिखने का, तो ये है प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, कि भाई जो इलेक्ट्रिक सप्लाई में जो प्रॉब्लम आ रही है उससे संबंधित हम एक लेटर लिखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे। आप लिखेंगे बच्चों, डियर सर, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ सुंदरवन कॉलोनी, यानी कि मैं सुंदरवन कॉलोनी का निवासी हूँ।
आई एम अ रेसिडेंट ऑफ सुंदरवन कॉलोनी, मैं सुंदरवन कॉलोनी का रिहायशी हूँ, निवासी हूँ, ठीक है, या फिर रहने वाला हूँ, है ना, प्रयागराज। आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू शो द प्रॉब्लम। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ, लेटर यू, आपको, टू शो द प्रॉब्लम, समस्या को दिखाने के लिए, ठीक है ना भाई। समस्या कैसी है? तो समस्या ये है कि हमारे लोकेलिटी में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो बार बार कटौती की जा रही है, ठीक है ना। यानी कि डियर सर, मैं सुंदरवन प्रयागराज का रहने वाला हूँ और मैं आपको एक समस्या के बारे में पत्र लिख रहा हूँ, और वो समस्या है कि हमारे लोकेलिटी सुंदरवन में लाइट की कटौती बार बार की जा रही है। टू शो द प्रॉब्लम अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, हमारे लोकेलिटी में, हमारे लोकेलिटी में जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है, यानी कि विद्युत आपूर्ति जो है वो फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन हो रहा है, बार बार कटौती की जा रही है, बार बार ठप हो जा रहा है। इसके बारे में ये जो प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाने के लिए इस पत्र को लिख रहा हूँ, ठीक। आगे बढ़िए। वी आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हम एक कठिन समस्या में हैं, हम लोग एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन मतलब कठिन समस्या, ठीक है। आ रही बात समझ में ना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, स्थिति भी कह सकते हैं कि हम एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं। चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द रोड इंक्रीजेज इन डार्कनेस, अंधेरा होते ही या फिर अंधेरे में जो रोड एक्सीडेंट है, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ऑन रोड, रोड पर जो एक्सीडेंट का जो चांस है, जो संभावना है वो इंक्रीज़ हो रही है, वो बढ़ रही है। चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ऑन द रोड इंक्रीजेज इन डार्कनेस, अंधेरा होते ही जो एक्सीडेंट का जो चांस है वो बढ़ जाता है। आप जिलाधिकारी को ये बता रहे हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी जो हैं उनके पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। आगे बढ़िए आप। आई वॉन्ट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं चाहता हूँ तुरंत तत्काल एक्शन लेना, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहता हूँ। सो ताकि पावर सप्लाई डिपार्टमेंट, ताकि जो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट है कुड टेक एनी एक्शन, वो कोई भी एक्शन ले सकेगा, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहता हूँ, सो ताकि पावर सप्लाई डिपार्टमेंट जो है वो कोई भी एक्शन ले सके, ठीक है, या फिर ले सकेगा। आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, आई शैल बी ईगरली वेटिंग मतलब मैं बेसब्री से इंतज़ार करता रहूँगा। आई शैल बी ईगरली वेटिंग मतलब मैं बेसब्री से इंतज़ार करता रहूँगा, किस चीज़ का? फॉर द एक्शन, एक्शन के लिए, टू बी टेकन जो लिया जाएगा, यानी कि जो भी एक्शन लिया जाएगा इसके विरुद्ध मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार करता रहूँगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप अपने पेपर में लेटर राइटिंग कर सकते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले भेजने वाले का पता, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर का जो पता है, जो प्राप्त करने वाला है उसका पता होगा, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है कि आपका विषय क्या है, आप पत्र किस विषय पर लिख रहे हैं। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। आप अगर क्लास 12th में हैं और आप 2024 में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 12th का, है ना, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आतंकवाद के ऊपर, जो आर्टिकल लिखने के लिए आता है, जो लेख लिखने के लिए आता है उसके ऊपर, ठीक है। 10 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाता है और मैं आपको कुल मिलाकर के 4 आर्टिकल कराऊंगा और इसमें से ही कोई ना कोई आर्टिकल ज़रूर आएगा, ठीक है।
3 आर्टिकल्स आपके पास आएंगे और उसमें से कोई ना कोई फंसना ज़रूर है बच्चों, ठीक है। जो भी आर्टिकल आपको देगा वो उसमें आपको 100 से 150 वर्ड्स में आपको आर्टिकल लिखना है बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टेररिज्म के ऊपर आर्टिकल यानी कि लेख कैसे लिखना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस या फिर वीडियो मैं बनाता रहता हूं और लाता रहता हूं, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है देखिए, टेररिज्म हैज़ बिकम अ बिग नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। टेररिज्म हैज़ बिकम यानी कि जो आतंकवाद है वो बन गया है। क्या बन गया है भाई? ए बिग नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम, एक बड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या। यानी कि जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए या फिर पूरे संसार में। इट इज़ अ ग्लोबल इशू, यह एक वैश्विक इशू है ना, वैश्विक मामला है ये, है ना। मतलब किसी एक कंट्री के लिए या फिर किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं है, पूरे विश्व का ये मामला है। क्या? आतंकवाद। विच हैज़ अफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल द नेशंस, विच हैज़ अफेक्टेड, जिसने अफेक्टेड कर दिया है ना, जिसने प्रभावित कर दिया है ऑलमोस्ट ऑल द नेशंस, लगभग सभी राष्ट्र को। यानी कि जो आतंकवाद है वह एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है पूरे विश्व के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। यह एक वैश्विक इशू है, एक वैश्विक समस्या है जो अफेक्ट कर रहा है लगभग सभी राष्ट्र को। टेररिज्म इज़ अ वेरी रियल थ्रेट, टेररिज्म इज़ अ वेरी रियल थ्रेट, यानी कि जो आतंकवाद है वो बहुत वास्तविक धमकी है ना। यानी कि आतंकवाद एक तरह की धमकी है जो सच में दी जाती है। आतंकवाद एक सच में धमकी है कि भैया अगर आप हमारे इस व्यक्ति को नहीं छोड़ते हैं तो यहाँ पर बम ब्लास्ट कर दिया जाएगा, इनको इस जहाज़ को हाईजैक कर लिया जाएगा, इतने पैसेंजर्स को मार दिया जाएगा। तो टेररिज्म बेसिकली एक क्या है? एक थ्रेट है, एक धमकी है दैट की इंडिया फेसेस, जो भारत फेस कर रहा है। यानी टेररिज्म एक धमकी है जो कि इंडिया क्या कर रहा है? फेस कर रहा है। थ्रू द ईयर्स, मतलब सालों के दौरान वी हैव सीन, हमने देखा है, वेरियस टेरर अटैक्स, बहुत सारे आतंकवादी हमले, है ना। थ्रू द ईयर्स वी हैव सीन वेरियस टेरर अटैक्स ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेशंस, यानी कि राष्ट्र के अलग अलग हिस्से में अलग अलग आतंकवादी हमले हम लोगों ने देखा है बीते कई सालों में। बात समझ में आ रही है बच्चों? टेररिज्म इज़ अ वायोलेंट एक्ट, यानी कि जो आतंकवाद है वह एक हिंसक कार्य है, एक हिंसक एक्ट है। ऑफ टेरिंग द कॉमन पब्लिक, है ना। मतलब टेरिंग मतलब क्या हो जाएगा? टेरिंग मतलब हो जाएगा डराना। यानी कि जो टेररिज्म है वह एक हिंसक एक्ट है डराने का। किसको डराने का? जो कॉमन पब्लिक, जो आम जनता है उसको जलाने का। एनी टाइम मतलब किसी भी समय, इन द डे और नाइट, दिन में या फिर रात में। यानी कि जो टेररिज्म है वह एक हिंसक एक्ट है, ठीक है। किस चीज़ का हिंसक एक्ट है? तो डराने का। किसको? कॉमन पब्लिक को, किसी भी समय, दिन में या फिर रात में। इंडिया फेसेस टेररिज्म ऑफ 2 टाइप्स, इंडिया जो है वो आतंकवाद के 2 तरह से फेस कर रहा है, यानी कि 2 तरह के आतंकवाद से इंडिया फेस कर रहा है। इंडिया फेसेस टेररिज्म ऑफ 2 टाइप्स, इंडिया जो है वो फेस कर रहा है टेररिज्म को 2 तरह से, इंटरनेशनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी कि अंदर और बाहर। एक होता है ना कि घर के अंदर भी
घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि घर के अंदर भी, देश के अंदर भी कुछ गद्दार हैं जो गद्दारी कर रहे हैं, और बाहर तो जो लोग गद्दारी कर रहे हैं वो तो गद्दारी ही कर रहे हैं। खैर, दूसरों से क्या शिकायत करना। तो जो टेररिज्म है वो अंदर भी टेररिज्म है, अंदर के लोग हैं जो यहाँ पे विस्फोट कर देते हैं, उधर विस्फोट कर देते हैं, उनको धमका देते हैं, है ना, और कुछ बाहर एक तरह का टेररिज्म है। इट इज़ सैड दैट टेररिज्म नोज नो रिलीजन। इट इज़ सैड, यह कहा गया है दैट की टेररिज्म नोज नो रिलीजन, कि जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, वो कोई धर्म नहीं जानता है ना। कोई भी टेररिज्म का, आतंकवाद का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज़ द वायोलेंस, यह क्या है, यह एक हिंसा है। दैट इज़ ऑलमोस्ट ऑन पीपल, सॉरी, दैट इज़ इम्पोज्ड, इम्पोज मतलब थोपना, दैट इज़ इम्पोज्ड जो थोपा जाता है, ऑन पीपल मतलब लोगों पर, दैट अनफॉर्चुनेटली गेट कॉट जो दुर्भाग्यपूर्ण पकड़ में आ जाते हैं, इन हाइनस, है ना, इन हाइनस अटैक, इस घिनौने अटैक में। समझिए आप बात को। दिस इज़ द वायोलेंस, यह एक हिंसा है, दैट जो इज़ इम्पोज्ड जो थोपा गया है, ऑन पीपल मतलब लोगों पर, दैट जो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण से, गेट कॉट पकड़े जाते हैं, इन हाइनस अटैक इस तरह के घिनौने अटैक में। क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है ना, यानी कि जो आतंकवाद है यह एक वायोलेंस है, ठीक है, जो कि लोगों पर थोपे जाते हैं, ज़बरदस्ती लोगों को इस तरह से उनको अपने अंडर में लेकर के, उनके फैमिलीज़ को अपने अंडर में लेकर के, उनके पीठ पर बम लाद दिए जाते हैं, और कहा जाता है कि आप इस जगह पर जाइए, और फिर उसके बाद जो ऑटोमेटिक जो रिपोर्ट होता है उससे दबा दिया जाता है, और वो बंदा जो है वो ब्लास्ट हो जाता है, और उसके आसपास जितनी भी पब्लिक होती है वो लोग मारे जाते हैं, ठीक है। तो जो आतंकवाद है यह एक तरह का हिंसा है, एक वायलेंस है जो लोगों पर थोपा जाता है, और जो बेचारे जो लोग दोषी भी नहीं होते हैं, जिनके ऊपर थोका जाता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण वो पकड़े जाते हैं इस तरह के घिनौने कार्य में, इस तरह के घिनौने अटैक्स में। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ टेररिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। और बॉम्बिंग ऑफ यूएस एम्बेसी, जो यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी है यानी कि दूतावास है, उस पर बॉम्बिंग करना भी एक तरह का एग्जाम्पल है आतंकवाद का। एटम बम अटैक करना हिरोशिमा और नागासाकी पर, यह भी एक तरह का एग्जाम्पल है टेररिज्म का। और साथ ही साथ 26/11 का जो अटैक हुआ था, ये भी एक आतंकवादी हमला था जो कि मुंबई में हुआ था ताज होटल पर। जम्मू और कश्मीर में जो बॉम्ब अटैक्स होते हैं वो भी एक आतंकवादी हमला ही होते हैं बच्चों। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आपको लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद भी आपको समझ में आया होगा। बच्चों, ये बहुत ही इजी वे है एक आर्टिकल लिखने का। इसमें जो वर्ड्स का यूज़ हुआ है वो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी वर्ड्स का इसमें यूज़ किया गया है, आसान वर्ड्स का यूज़ किया गया है। अगर आप थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर देंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा बच्चों। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 नंबर का पूछता है आपका, और 3 आर्टिकल देगा जिसमें से कोई भी आपको एक लिखना होगा बच्चों। तो मुझे उम्मीद है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर, जो कि है आपका पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी भारत में प्रदूषण की समस्या के बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना है, एक लेख लिखना है। मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि आर्टिकल आपका 10 नंबर में पूछता है, और आपके ऑप्शंस में 3 आर्टिकल लिखने के लिए आएगा, और आपको जो भी उसमें से अच्छे से आ रहा होगा आपको उसको आर्टिकल्स को ठीक ठाक से लिखना है, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैं बनाता रहता हूँ, ठीक है, और लाता रहता हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रदूषण समस्या के ऊपर हम लोग लेख लिखने वाले हैं, आर्टिकल लिखने वाले हैं। तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन हेडिंग देंगे, और इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है कि टुडे इन आवर कंट्री द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशंस
हैज़ बिकम वेरी सीरियस टुडे इन आवर कंट्री, यानी आजकल हमारे देश में, हमारे कंट्री में द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, यानी कि जो पोल्यूशन की जो समस्या है, हैज़ बिकम बन गई है वेरी सीरियस, बहुत ही ज़्यादा गंभीर। यानी आजकल हमारे देश में जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन की वो बहुत ही सीरियस, गंभीर बन गई है, गंभीर प्रॉब्लम, गंभीर समस्या बन गई है। मैन हैज़ इंटरफेयर्ड टू मच विथ नेचर, यानी कि जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो इंटरफेयर कर रहे हैं। इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप कर रहे हैं, टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, विथ नेचर मतलब प्रकृति के साथ, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति हैं, यानी कि जो हम लोग हैं, नेचर के साथ बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं नेचर में। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट यानी कि जिसके परिणाम स्वरूप, एटमॉस्फेयर यानी कि जो वातावरण है, विच इंक्लूड्स, जो वातावरण जो है वो इंक्लूड करता है ना, एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा, है ना। क्या मतलब हुआ कि जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा नेचर के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, है ना, जिसके रिजल्ट में जो एटमॉस्फेयर होता है, जिसमें कि एयर होता है, वाटर होता है, सॉइल होता है, मिट्टी होती है, हैज़ बीन पोल्यूटेड, क्या हो चुकी है वो प्रदूषित हो चुकी है ना। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है, पीपल हैज़ टू फेस मेनी डिफ़िकल्टीज, लोगों को बहुत से परेशानियों का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। तो आजकल हमारे कंट्री में, हमारे देश में पोल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, ठीक है। जो लोग हैं, है ना, वो प्रकृति के साथ बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जिसमें कि एयर होता है, वाटर होता है, सॉइल होता है, वो पोल्यूटेड हो गया है, वो प्रदूषित हो गया है, ठीक है ना। यही रीज़न है कि लोग बहुत से डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आप हेडिंग देंगे काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, यानी कि जो हमारा प्रदूषण है उसके कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, काइंड्स हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, है ना। पोल्यूशन के बहुत सारे काइंड्स हैं, बहुत सारे क्या कहेंगे, प्रकार हैं। सच एज, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, एंड सॉइल पोल्यूशन यानी कि मृदा प्रदूषण, ठीक है, एटसेट्रा। एयर पोल्यूशन, उसके बाद आप हेडिंग देकर के क्या लिखेंगे कि एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, ठीक है। यानी कि जो चिमनी की जो फैक्ट्रीज होती है और उससे बाहर जो हमारा क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, वो ज़्यादातर कारण बनता है किसका, एयर पोल्यूशन का। किसका, एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन इज मोस्टली काज्ड, एयर पोल्यूशन जो है वो अधिकतर कारण बनता है किस चीज़ का, किससे कारण बनता है, तो जो चिमनी के जो फैक्ट्रीज हैं और फैक्ट्रीज से जो धुआं वगैरह आ रहा है ना, वो कारण बनता है किसका, एयर पोल्यूशन का। उसके बाद आप हेडिंग देंगे बच्चों वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए इसमें आप लिखेंगे वी नो वेरी वेल, हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं, दैट कि वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, कि जो पानी है, जो जल है, वो जीवन का आधार है, बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का आधार है। बट ग्रीडी मैन, लेकिन जो लालची व्यक्ति हैं, हैज़ पोल्यूटेड इट, वो क्या कर रहे हैं, इससे दूषित कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रदूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। इट मोर एंड मोर, बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा। क्या मतलब हुआ, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि जो पानी है वो हमारे जीवन का आधार है, लेकिन कुछ लालची लोग जो हैं इसे बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। डर्टी वाटर ऑफ फैक्ट्रीज इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन रिवर, यानी कि जो फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी होता है वो नदियों में पोल्यूशन को बढ़ा रहा है, लगातार बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है, पोल्यूशन। कौन बढ़ा रहा है, डर्टी वाटर। कैसा डर्टी वाटर, तो फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी है वो रिवर यानी कि जो नदियां हैं उनकी पोल्यूशंस को वो लगातार बढ़ा रहा है, जैसे कि गंगा, यमुना, है ना। सो वाटर इज़ पोल्यूटेड, इसलिए हम कह सकते हैं कि पानी जो है क्या है, वो
प्रदूषित है। तो हम क्या कह सकते हैं भैया, हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो फैक्ट्रीज़ हैं, है ना, फैक्ट्रीज से जो गंदे गंदे पानी निकलते हैं और वो पानी निकल करके नदियों में जो जाते हैं, वो पानी जो जाता है वो नदियों को प्रदूषित कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस यहाँ तक का सार बिल्कुल बच्चों एकदम साफ है कि भारत जो है, इंडिया जो है वो फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है, पोल्यूशन की एक बहुत ही भारी समस्या को फेस कर रहा है। ठीक है, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जो रिज़ल्ट में हमको मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि भैया जो वाटर है, एयर है, वो क्या हो गया है, पोल्यूटेड हो गया है, प्रदूषित हो गया है। ठीक है ना। थर्ड हमारा जो पोल्यूशन का टाइप है वो है सॉइल पोल्यूशन, यानी कि जो मृदा प्रदूषण है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सॉइल इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट, यानी कि जो मृदा है, जो मिट्टी है, वह एक क्या है, अनिवार्य कंपोनेंट है, एक ज़रूरी घटक है ना, ऑफ आवर नेचर, हमारी प्रकृति का। यानी कि जो सॉइल है वो हमारी प्रकृति का एक एसेंशियल यानी कि अनिवार्य कंपोनेंट है। देयर आर मेनी रीज़न, बहुत सारे कारण हैं, बाय विच, जिसके वजह से सॉइल हैज़ पोल्यूटेड, जिसकी वजह से जो मृदा है वो क्या हो चुकी है, पोल्यूटेड हो चुकी है, यानी कि प्रदूषित हो चुकी है। हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि जो मिट्टी है वह एक बहुत ही अनिवार्य कंपोनेंट है हमारे नेचर के लिए। बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण जो मिट्टी है वो पोल्यूटेड हो चुकी है, सच एज, इस प्रकार से मोर यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो रासायनिक उर्वरक हैं, है ना, उनके बहुत ही ज़्यादा यूजेस करने से, यानी कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि रासायनिक उर्वरक का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसके वजह से जो मिट्टी है वो पोल्यूटेड हो चुका है, यानी कि क्या हो चुका है, वो कह सकते हैं प्रदूषित हो चुका है। उसके बाद लास्ट जो हमारा थर्ड हेडिंग डालेंगे वो कंक्लूजन डालेंगे। ठीक है ना। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि कीपिंग इन द माइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन द गवर्नमेंट, कीपिंग इन द माइंड ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि पोल्यूशन के प्रॉब्लम को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसे सेटअप करना चाहिए, किसका, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक ना। क्या करना चाहिए भाई, पोल्यूशन के प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट का एक गठन करना चाहिए, एक सेटअप करना चाहिए कि वो पोल्यूशन को कंट्रोल करे। किसको कंट्रोल करे, पोल्यूशन को कंट्रोल करे। द पीपल ऑफ कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो कंट्री के जो लोग हैं उन्हें सहायता करना चाहिए, किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहायता करनी चाहिए। तभी जा कर के जो नॉइज़ पोल्यूशन है, जो वाटर पोल्यूशन है, फिर जो सॉइल पोल्यूशन है बच्चों, वो ठीक की जा सके। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे आर्टिकल लिखेंगे पोल्यूशन पर, पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही साथ आपको हिंदी अनुवाद भी समझ में आया होगा। ठीक है ना बच्चों। तो रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।